सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ विस्तारक अभियान के तहत आज ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा 1 के 4 मंडलों के बूथ कार्यकर्ताओं की बैठक ली। सिंधिया सबसे पहले दौलतगंज के रामनारायण धर्मशाला पहुंचे और बूथ विस्तारक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी धर्मशाला में बीजेपी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की थी। इस सिद्धांत पर बीजेपी आज भी काम कर रही है। इसके बाद सिंधिया गुड़ा का नाका पर बूथ विस्तार कार्यक्रम में शामिल हुए, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर वो शहर है जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की परिकल्पना की थी, इसीलिए रामनारायण धर्मशाला को भव्य रूप दिया जाए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की आशा अभिलाषा है, हमारे अध्यक्ष जी की आशा और अभिलाषा है, जेपी नड्डा जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी की आशा और अभिलाषा है कि जमीनी स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की नींव बने, जनसेवा का, एकात्म मानववाद का, अंत्योदय का और उस सेवा भाव के साथ हम लोग कार्य करें। और एक बड़ी खबर भी ग्वालियर से है। सिंधिया की इमरती देवी को सलाह है। सिंधिया ने सर्जिकल मास्क लगाने की सलाह दी। सिंधिया से मिलने पहुंची थी इमरती देवी, लेकिन वो कपड़े का मास्क लगाई हुई थी। इमरती देवी ने कान पकड़कर इस बात पर माफी मांगी। गलती हो गई महाराज, अब सर्जिकल मास्क लगाऊंगी, ये उन्होंने कहा। कपड़े का नहीं चलता कपड़े का नहीं चलता आप चलिए। और चलिए बात एक विवाद की। भोपाल में एक वेब सीरीज के प्रमोशन के लिए अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी टीम के साथ आई हुई थी, लेकिन वहां पर एक ऐसा बयान दे गए जिस पर बवाल मच गया। वेब सीरीज के कॉन्सेप्ट को लेकर के एक टॉक शो का आयोजन था, जिसमें श्वेता तिवारी का एक विवादित बयान सामने आया। ये विवाद लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे निंदनीय बताया और इस पर जांच की बात कही है। नरोत्तम मिश्रा ने मामले की जांच कर 24 घंटे में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि श्वेता तिवारी को तत्काल माफी मांगनी चाहिए। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने श्वेता तिवारी के बयान का विरोध किया। श्वेता तिवारी का पुतला जलाया, प्रदर्शन किया और कहा कि अगर श्वेता तिवारी माफी नहीं मांगती तो उनके फिल्म की शूटिंग भोपाल में नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने भी अभिनेत्री श्वेता तिवारी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि श्वेता तिवारी के बयान पर अब बीजेपी के समर्थित संगठन शहर में उत्पात मचाएंगे। सरकार से ऐसे उपद्रवियों को रोकने की अपील भी उन्होंने की। मैन जिनका फेस बदलते रहता है, साइज बदलते रहता है, 15 You know, riding chariots too. मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी, मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विषय की, संदर्भ की जांच करके मुझे रिपोर्ट दें, उसके बाद निर्णय लेते हैं। अपने को मीडिया की सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह के सेलिब्रिटी बयान देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें स्वयं इस बात का विचार करना चाहिए और इसमें तत्काल प्रभाव से उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो होगी ही। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जिस प्रकार से पुअरता फैलाई जा रही है, उसका हम विरोध करते हैं और साथ ही मांग करते हैं सार्वजनिक तौर पर श्वेता तिवारी आए और देश की जनता और हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमान के लिए हिंदू सनातन धर्मियों से माफी मांगे, अन्यथा इस फिल्म की शूटिंग को हम
भोपाल शहर में नहीं होने देंगे। संस्कृति बचाओ मंच इसका पुरजोर विरोध करेगा। किसी भी फिल्म स्टार को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनको लोग फॉलो करते हैं और एक गलत मैसेज जाता है। इन सब चीजों का जो भी एक्शन हो, उन चीजों का फिल्म बनने या फिल्म स्टूडियो बनाने की जो बात सरकार ने बार बार कही है, उन चीजों पर असर नहीं पड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। कहा कि एक तरफ गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने की घोषणा होती है तो दूसरी तरफ दिग्विजय को मुसलमान खलनायक नजर आते हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने मुसलमानों को अलग रखने का काम किया, लेकिन बीजेपी उनको मुख्यधारा में ला रही है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था कि सियासी हालातों ने मुसलमानों को खलनायक बना रखा है। तो ट्वीट आप देख रहे हैं दिग्विजय सिंह का। राज्यसभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, सियासी हालातों ने मुसलमानों को खलनायक बना रखा है। गुलाम नबी आजाद जी को कल पद्म भूषण क्या मिला है, उनकी जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही दिग्विजय सिंह जी को मुसलमानों में आपको खलनायक नजर आने लगे। दिग्विजय सिंह जी तो ये अलगाववादी बातें दिग्विजय सिंह जी इस तरह की जानबूझ के करते थे। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त दोनों दलों के दो बहुत ही स्पष्ट वक्ता नेता जुड़े। राम पांडे साहब कांग्रेस से, पंकज चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। राम पांडे साहब, दिग्विजय जी के ट्वीट के ऊपर जो प्रतिक्रिया आई है बीजेपी की तरफ से कि हमेशा अलगाववाद की राजनीति कांग्रेस करती, क्या कहेंगे आप? अब क्या करें, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनको ट्वीट तक पढ़ना नहीं आता और ट्वीट का अर्थ समझ में नहीं आता। तो ये नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि उन्हें कोई बात लिखी रहती है तो उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। उन्होंने ये कब कहा कि मुसलमान ये इस तरह के अलगाववादी हैं, या जो नरोत्तम मिश्रा जी जो बोल रहे हैं, आज हमारे देश में किसी पर भी अत्याचार होता है, बदनाम होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, तो उनकी कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुसलमानों को 24 घंटे गालियां दी जाती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में दी जाए। व्यक्तिगत रूप से भी मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात होती है तो वो फाइनली इसी बात पर आ जाते हैं और मुसलमानों को वो लोग गाली देते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी यदि उनके लिए कुछ बात करते हैं, उनकी बात उठाते हैं, और हर धर्म, हर जाति, हर समाज, हर क्षेत्र में न तो 100% लोग अच्छे होते हैं, न 100% लोग बेकार होते हैं। हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है इस देश के हैं, और इन चारों को साथ में लेकर ही देश आगे बढ़ सकता है। हम सोचें कि मुसलमानों को 24 घंटे गालियां देते रहे और देश का विकास कर लें तो वो संभव नहीं है। आज देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है, क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों महंगाई बढ़ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फोकस ही नहीं है काम पर। 24 घंटे उनको हिंदू मुसलमान दिखता है, एक ही काम करते हैं वो। इसलिए आज देश में कौन परेशान नहीं है, चाहे वो किसान हो, उसकी आमदनी कम रह गई है, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे महंगाई हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, हर तरह से देश का ढचरा बिगड़ चुका है। हर तरह से देश गर्त में जा रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हर तरह की परेशानियां शहर में चल रही हैं। और मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि इन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक ही समाधान है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बंद करें, तभी हमारा देश लाइन पर आ पाएगा, सुधर पाएगा। पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ में। पंकज जी, सुना आपने राम जी ने क्या कहा, क्या ट्वीट को समझ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ट्वीट को भी समझती है और ट्वीट करने वाले श्रीमान दिग्विजय सिंह जी को भी समझती है, और हम सब जानते हैं कि उनके कृत्य और आचरण उनकी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के अनुरूप है, जहां फूट डालो और बांटो की राजनीति पर काम चलता है। गुलाम नबी आजाद साहब को यदि भारत रत्न दिया जाता है तो जो कांग्रेस पार्टी में जो G23 जो सोनिया जी, राहुल जी और बाकी जितने जी उनका विरोध करता है, उस समूह के प्रमुख राजनेता हैं, देश के एक बड़े कांग्रेस के राजनेता हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के समय से लेकर अब तक काम किया। यदि उनका सम्मान किया जाता है और उसके बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट आए कि वर्तमान राजनीति ने मुसलमानों को खलनायक बना रखा है, इसकी ओर इशारा दिग्विजय सिंह जी का। क्या गुलाम नबी आजाद उनको खलनायक नजर आते हैं?
भारतीय जनता पार्टी तो कैप्टन अब्दुल हमीद से लेकर अबुल कलाम आजाद साहब तक का सम्मान करती है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सम्मान करती है, जो भारत के राष्ट्रपति रहे, मिसाइल मैन थे। और भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या पुनीत जी? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलते हैं। ये बांटने की राजनीति कौन करता? किसने ट्वीट किया कि मुसलमानों को खलनायक बना रखा है? हमारे लिए तो मुसलमान नायक है। यदि नायक सा कार्य करें तो, और खलनायक सा कार्य करेंगे तो खलनायक है, और ये सबके लिए लागू है। यदि कोई हिंदू खलनायक से काम करेगा तो खलनायक, बाकी धर्म के लोग खलनायक का काम करेंगे तो खलनायक। और दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के यदि मुसलमान खलनायक नजर आते हैं वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों जब गुलाम नबी आजाद साहब को पद्मश्री दिया जाता है दलीय राजनीति छोड़कर, तब दिग्विजय सिंह को मुसलमान खलनायक नजर आते हैं? क्या उनका इशारा सोनिया जी और राहुल जी की चापलूसी में गुलाम नबी आजाद साहब की ओर है? वो उनको खलनायक नजर आ रहे हैं? तो दिग्विजय सिंह जी, आप आपकी पार्टी की आंतरिक राजनीति के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का जो षड्यंत्र कांग्रेस चला रही है उस पर विराम लगाइए और सोचिए कि आप क्या लिखते हैं। तो हम समझते भी बखूबी है, जानते भी बखूबी है और पहचानते भी बखूबी है। पूरी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए। तो बीजेपी का कहना है कि किस मकसद से और किस व्यक्ति ने ट्वीट किया दोनों को समझते हैं। कांग्रेस कहती है कि ट्वीट को न समझ के भ्रम फैलाने का काम, असल मुद्दों पर से ध्यान हटाने का काम बीजेपी कर रही। इधर मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर जारी सियासत के बीच में वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि शराब सस्ती इसीलिए है कि लोग माफिया से शराब लेने के बजाय लाइसेंसी दुकान से शराब खरीदें। यह भी कहा कि सरकार नई शराब दुकान नहीं बढ़ा रही बल्कि समूहों को छूटा कर रही। कांग्रेस के आरोप पर कहा कि कांग्रेस के पास सिवाय आरोप लगाने के, सड़कों पर उतरने के कोई काम बचा नहीं है। नहीं, अभी कोई दुकानें बढ़ाने का कोई न तो कोई प्रस्ताव ऐसा किया है, न कोई नीति में ऐसा किया है हमने। अब और जहां तक हो सकता है कि जो बड़े समूह थे, बड़े समूहों को हमने समाप्त करके छोटे समूह किए हैं ताकि वो मोनोपोली जो अगर कहीं होती है तो वो मोनोपोली समाप्त हो जाए। कांग्रेस के पास सड़कों पर उतरने के अलावा और कोई बचा ही कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जनवरी को पीएम आवास योजना ग्रामीण में 3,50,000 हितग्राहियों को स्वीकृत नवीन आवासों के लिए उनके खाते में पहली किस्त डालेंगे, जो कि 875 करोड़ रुपए की है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में दोपहर 12 बजे इस कार्यक्रम में हितग्राहियों के साथ सीएम वर्चुअली संवाद भी करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश में अब तक करीब 23,07,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनका घर मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको आवास 2024 को ध्यान में रखकर प्रदेश में तेजी से आवास बनाए जा रहे हैं। कोरोना काल में भी अब तक 4,40,000 से अधिक आवास बने हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। रेलवे में एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में भर्ती को लेकर पनपे विरोध के बाद अभ्यर्थियों ने हाल ही में यूपी बिहार में जमकर हंगामा किया और एक ट्रेन में आग तक लगा दी। अब रेलवे ने इस मामले को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बना दी है, जो कि 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी। अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी अपनी शिकायतें कर सकते हैं। इसको लेकर पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, भोपाल और कोटा डिवीजन में सहायता केंद्र बने हैं। रेलवे ने एनटीपीसी में 35,000 और ग्रुप डी के लिए 1 लाख पदों पर भर्ती निकाली है। कुछ परीक्षार्थियों का आरोप है कि ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले छात्र भी लेवल 2 जॉब के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं, जबकि इनमें अंडर ग्रेजुएट्स अभ्यर्थियों को बैठाया जाना था। ऐसे ही तमाम मसलों को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध किया, हंगामा हुआ। फिलहाल रेलवे की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उसके बाद इसके लिए हाई लेवल एक कमेटी बनाई गई है बोर्ड में, एंड वो कमेटी इन सारे इश्यूज को जो कि स्टूडेंट्स रेज करेंगे उसके विषय में जाएगी। इन सारे इश्यूज को कंपाइल करके जो हाई लेवल पावर कमेटी बनी है उसको भेजेंगे ताकि उनके सारे ग्रीवेंसेस के ऊपर विचार होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर अब जानलेवा साबित हो रही है। 1 से 21 जनवरी के बीच 29 संक्रमितों ने दम तोड़ा। मौत की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। तीसरी लहर के दौरान पिछले कुछ दिनों से ये संख्या भी बढ़ती नजर आई। महज 3 दिन में कोरोना के 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना केस घटने लगे, लेकिन मौत की रफ्तार बढ़ गई। 5 दिन में मरने वालों का आंकड़ा 35 है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन सपोर्ट मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। प्रदेश में अभी 1139 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 410 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा है।
भोपाल में 120, इंदौर में 66 संक्रमित ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कहना है कि जो मौत हुई उनमें सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ही कई बीमारियों ने जकड़ रखा है। जो मोर्बिडिटी है कुछ लोगों के लिए, जैसे दूसरी अन्य बीमारियां हैं, वो थोड़ा सा उन्हें अस्पताल में लाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो मौत हो रही है क्या ऐसे लोगों की हो रही है? ज़्यादातर उनमें कोमोर्बिडिटी है। सकारात्मक काम तो करते ही नहीं है, हर जगह नेगेटिव बात करने की कांग्रेसियों की कुछ आदत बन गई है। देखते हैं बिग न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यूपी चुनाव के मद्देनजर मोदी नगर में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कहा कि हम मंदिर बनाएंगे, देश भी बनाएंगे, देश की विरासत को भी सुरक्षित रखेंगे। यूपी की राजनीति में जिन्ना का नाम नहीं, किसानों के गन्ने का नाम लिया जाना चाहिए। एयर इंडिया आधिकारिक रूप से आज से टाटा ग्रुप की हो गई, जिस पर खुशी जताते हुए टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हम सबके साथ मिलकर एयरलाइंस को विश्व स्तर का बनाने के लिए काफी उत्सुक हैं। एक नए बोर्ड ने एयर इंडिया का कार्यभार संभाल लिया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विदेश मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की। 27 जनवरी तक भारत में कोरोना के 22,02,472 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना पॉजिटिविटी का दर 17.75% पर है। 11 राज्यों में 50,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में 3 लाख से अधिक सक्रिय केस है। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। खंडवा में एक हफ्ते के अंदर लव जिहाद का तीसरा मामला सामने आया। हैरानी की बात यह कि तीनों लड़कियां आदिवासी समाज की हैं। पुलिस के मुताबिक खरगोन के झरन्या निवासी 21 वर्षीय पीड़िता कॉलेज की पढ़ाई के लिए बुरहानपुर के खकनार में बुआ के घर रहती थी। पड़ोसी सरफराज की दोस्ती फुफेरे भाई से थी। पीड़िता को भी वो बहन कहने लगा और फिर एक दिन धमकी देकर खेत में बुलाया और रेप किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने सरफराज को शादी के लिए कहा तो मुकर गया और धर्मांतरण की शर्त रख दी। वो किसी तरह सरफराज के चंगुल से छूटकर सहेलियों के साथ खंडवा आ गई। सरफराज भी खंडवा आ गया और डरा धमकाकर होटल ले गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। लड़का जो उसे वो पिछले 1-2 सालों से जानती थी, वो लगातार उसको परेशान कर रहा था। उसको शादी का झांसा दिया और उससे संबंध बना के उससे धर्म परिवर्तन के भी लिए उसको लगातार प्रेशराइज कर रहा था। उस महिला की जो शिकायत थी उस पर अपराध पंजीबद्ध किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।